हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिनकर जी हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। स्वतंत्रता पूर्व वे एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। दोस्तों, उन्होंने प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद और नई कविता के मूल स्वर को पहचानते हुए साहित्य का सृजन किया और अपनी प्रतिभा के बल पर युग प्रतिनिधि के पद पर प्रतिष्ठित हुए। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इन्हीं रामधारी सिंह दिनकर की कुछ काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं दिनकर जी की कुछ काव्यगत विशेषताएं। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय जीवन की आकांक्षाओं के उत्कृष्ट प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी कविताओं में विद्रोह, राष्ट्र प्रेम, अन्याय तथा शोषण के प्रति आवाज उठी। राष्ट्र कवि का सम्मान देकर राष्ट्र ने उनके प्रति कृतज्ञता का परिचय दिया। इनकी कविताएं तत्कालीन युगीन समस्याओं को प्रस्तुत करने वाली हैं। इन्होंने ओज और माधुर्य के कवि के रूप में हिंदी को अनेक काव्य रचनाएं दी हैं। दिनकर जी की काव्य भाषा शुद्ध खड़ी बोली हिंदी है और उनकी भाषा में नाद, सौंदर्य, चित्रमयता और मुहावरों का समुचित प्रयोग मिलता है। उनकी कविताओं में व्यक्त होने वाले भावों को सही ढंग से व्यक्त करने में वे दक्ष रहे। उनकी शब्द योजना कठोर भावों के समय कर्कश होती थी, जबकि कोमल भावों के समय उनकी वो जो शब्द योजना थी वो कोमल हो जाती थी। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, सामधेनी, हारे को हरि नाम जैसी काव्य रचनाओं के साथ साथ दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय के रूप में एक श्रेष्ठ गद्य रचना लिखी। दिनकर की डायरी भी एक उच्च कोटि की रचना है। चलिए दोस्तों, ये सब तो हमने उनके बारे में जाना। अब हम उनकी कुछ काव्यगत विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहली है राष्ट्रीयता का स्वर। जो ये दिनकर जी हैं, ये राष्ट्रीय चेतना के कवि थे और राष्ट्रीयता को ही अपना सबसे बड़ा धर्म और पराधीनता को वे अपनी सबसे बड़ी समस्या मानते थे। उनकी रचनाओं में त्याग, बलिदान एवं राष्ट्र प्रेम की भावना दिखाई देती है। उन्होंने भारत के कण कण को जगाने के क्रम में हिमालय का आह्वान करते हुए कहा था, ले अंगड़ाई उठे धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद, हुंकार भरे तू शैल ललाट, फट जाए कहूँ भागे प्रमाद। अनेक अंधविश्वासों और सामाजिक रूढ़ियों में जकड़े भारत देश की दुर्दशा उनके पौरुष को हमेशा ही ललकारती है और वे हुंकार कर उठे, फेंकता हूँ लो तोड़ मरोड़, अरि निष्ठुर बीन के तार, उठा चांदी का उज्जवल शंख, फूंकता हूँ भैरव हुंकार, नहीं जीते जी सकता देख विश्व में झुका तुम्हारा भाल, वेदना मधु का भी करपान आज, उगलूंगा गरल कराल। दूसरी इनकी विशेषता है क्रांति और विद्रोह का स्वर। दिनकर जी का हिंदी काव्य जगत में प्रवेश क्रांति और विद्रोह के तीखे स्वर के साथ हुआ था। क्रांति और विद्रोह का यह स्वर आरंभ से अंत तक उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। मतलब उनकी कविताओं में हमेशा से यह स्वर बना रहा। रूढ़ियों के प्रति विराट विद्रोह उनकी प्रत्येक पंक्ति में दिखाई देता है। सड़े गले समाज को वे क्रांति के द्वारा बदलना चाहते थे। देखिए, उनकी 2 लाइनें मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। क्रांति धात्री कविते जाग उठ आडंबर में, आग लगा दे पतन पाप पाखंड जले जग में, ऐसी ज्वाला सुलगा दे। तीसरी विशेषता है प्रगतिवादी भावना। दोस्तों, दिनकर के काव्य में अन्याय और शोषण का विरोध कूट कूट कर भरा था। उनके दिल और दिमाग में भी, तो उनकी कविताओं में भी वो सब देखने को मिलता है। शोषकों के प्रति रोष तथा शोषितों के प्रति सहानुभूति उनके दिल में हमेशा रही और उसे प्रदर्शित करते हुए उन्होंने अपनी प्रगतिवादी भावना का परिचय भी दिया। सूखी रोटी खाएगा जब कृषक खेत में धर कर हल, तब दूंगी मैं तृप्ति उसे बनकर लोटे का गंगा जल। चौथी है शांति के समर्थक। ये
इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों, समस्याओं, युद्ध की उपादेयता आदि पर विचार विमर्श कर युद्ध दर्शन प्रस्तुत करते हुए कुरुक्षेत्र की रचना की। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई इस रचना का मूल प्रतिपाद्य क्या है? बुद्ध और शांति। इनकी पांचवी विशेषता है इनके काव्य की शोषण के विरुद्ध आवाज। दिनकर जी पीड़ित मानवता और दलित समाज के प्रति गहरे से अनुभूति रखते थे। समाज में फैले शोषण का उन्होंने हमेशा ही तीव्र विरोध किया। किसानों, मजदूरों, सर्वहारा दलित वर्ग के प्रति उन्होंने आवाज उठाई। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता और शोषण को देखकर उनका पौरुष दहाड़ उठा और उन्होंने कहा, क्या कहा सुनिए, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार तब देता मुझको आमंत्रण। पांचवी विशेषता इनके काव्य की है सौंदर्य चित्रण। दिनकर ने अपनी काव्य कृति उर्वशी में नारी सौंदर्य का मनोरम चित्रण किया है। उर्वशी के सौंदर्य का चित्रण करते हुए वे उसे सनातन नारी कहते हैं। वंशी में कवि ने जिस काम अध्यात्म को प्रस्तुत किया है वह उनके गंभीर चिंतनशील व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है। छठी विशेषता है भाग्यवाद का विरोध। दोस्तों, दिनकर जी एक ऐसे कवि थे जो हमेशा से कर्म में विश्वास रखते थे। उन्हें भाग्य पर कोई विश्वास नहीं था। उनका कहना है, काम करो तभी हम अपने भाग्य को बना सकते हैं। अतः उन्हें मनुष्य के पुरुषार्थ पर विश्वास था। भाग्यवाद उनकी दृष्टि में एक छल था जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हक को दबाकर सुख भोगता है। इसीलिए वो कर्म में विश्वास रखते थे और अपनी कविताओं को लिखते जाते थे। उसमें हर तरह की आवाज उठाने की उन्होंने कोशिश भी की। सातवीं विशेषता उनके काव्य की भाषा सौंदर्य। दिनकर की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित खड़ी बोली है जिसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता है। उनका शब्द चयन सटीक, सार्थक एवं भावाभिव्यक्ति में सहायक है। दोस्तों, उनके प्रसिद्ध महाखंड ये जो है काव्य रश्मि रथी में उन्होंने महाभारत के उपेक्षित पात्र कर्ण को नायक बनाकर उसकी वीरता, सज्जनता एवं दानवीरता का जो चित्र अंकित किया है वह अत्यंत भव्य बन पड़ा है। आठवीं विशेषता है ओजपूर्ण शैली एवं रस योजना। ओज एवं प्रेम दिनकर जी की शैली के प्रधान गुण हैं। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों ही काव्य शैली देखने को मिलती है। उनकी रचना में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। विद हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। नौवीं विशेषता अलंकार और छंद योजना। दोस्तों, दिनकर जी के काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुआ है। उन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि सादृश्य मूलक अलंकारों के साथ साथ मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी कविताओं में छंद मुक्त और छंदबद्ध दोनों प्रकार की कविताएं रची हैं। उन्हें छंद की पूर्णता की समझ थी और वे अब उसे अपनी कविताओं में सार्थकता और लय के साथ संगठित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। 10वीं समाज सेवा का संदेश। दिनकर जी के काव्य में समाज सेवा का संदेश भी निहित होता है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा की और समाज सेवा की महत्ता को भी बताया। उनकी कविता उद्धार का सुनहरा दिन इस विशेषता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां उन्होंने गरीबी के खिलाफ लड़ाई को दर्शाया है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में रामधारी सिंह दिनकर की कुछ काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र अतिशीघ्र उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।